हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस नए वीडियो में हम सीखेंगे नए चैप्टर, नई टेक्नोलॉजी और नए साइंस। और इस वीडियो में हमारा होगा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ कल्चर। तो इसके लेखक कौन होंगे? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में पहले समझते हैं और फिर समझते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या दिया था। तो बिना देर किए हम करेंगे शुरू। हालांकि इस ऑडियो के बेस पे थोड़ी सी क्वालिटी कम रहेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत हॉटनेस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन। इसके लेखक कौन? तो महात्मा गांधी। चलो शुरू करते हैं इनके बारे में। पहले समझते हैं इनकी जर्नी और फिर समझते हैं कि इसने क्या हमें दिया था। तो बिना देर के समझते हैं पहला पॉइंट। इनका जन्म कब हुआ था? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। 1869 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में। किसके द्वारा? ये तो सबको पता होगा ना, किसके द्वारा होगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ये किसके द्वारा होगा, ठीक है। फिर समझते हैं कि ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को लिखने का पीछे का कारण क्या था। तो पहले हम समझते हैं कि महात्मा गांधी थे कौन। महात्मा गांधी के बारे में पूरी जर्नी समझते हैं। महात्मा गांधी हमारे इंडिया का एक ऐसे आदमी थे जो कि एक लीडरशिप, एक स्पिरिचुअल लीडरशिप थे, यानी कि एक ऐसे लीडर जो समाजवादी, राजनीति और पॉलिटिकल तीनों पर कंट्रोल रखने वाला एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो तीनों के तीनों पर, यानी कि ब्रिटिश राज में भी वो पॉलिटिक्स के सबसे ऊपर लेवल पर थे। तो समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा लेवल उसका हो सकता है। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश राज में भी चरम सीमा, यानी कि वो हमेशा एक लीडर के रूप में गिनाए गए। और उसी लीडर के रूप में, उसी भाषण के थ्रू उनका नाम पड़ा है क्या? बापू। महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी बोला गया है, याद रखना। अब देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश राज था, इसका और महात्मा गांधी के बीच में क्या कनेक्शन था। तुमने देखा होगा जब तुम 10th पढ़े होंगे, उसमें इंडिया का मैप बना होगा। इंडिया का मैप बना होगा जो कि ब्रिटिश राज इस पे राज कर रहे थे। इसमें तुम्हारा ब्रिटिश राज कर रहे थे, पूरे इंडिया पर ब्रिटिश राज कर रहे थे। तो इस ब्रिटिश राज को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का था। तो हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने एक मॉडर्न और सिविलाइज्ड यूनिवर्स को हमारे लिए कन्वर्ट किया है स्वतंत्र देश में। तो हम बोलेंगे माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, डोमिनेशन इन इंडिया पॉलिटिकल, ऑटोबायोग्राफी। पहले समझते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपने बारे में कुछ लिखना, और एक होता है बायोग्राफी जो सबके बारे में लिखाया जाता है। तो पहले समझते हैं ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या था? तो महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे। महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी की जन्म 1869 में हुआ था, मृत्यु हुआ था 1948 में। और उन्होंने एक स्पिरिचुअल, यानी कि नॉन वायलेंस वॉर किया, जो सिर्फ अपने बातों के साथ किया जाता है। हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ाया था बातचीत से वैसे हल निकल सकते हैं जो कभी ना तुमने सोचा होगा और कभी ना तुमने देखा होगा। तो उसी के जरिए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश को इस इंडिया से भगा दिया, यानी कि बातचीत के द्वारा, यानी कि नॉन वायलेंस, बिना लड़ाई पिटी के द्वारा इसको इसने हटा दिया। याद है? यहाँ तक खत्म हो गया। चलो
तो हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या कहा। तो देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, समाज, संस्कृति। वर्ड पकड़ो, वर्ड। सभ्यता, समाज, संस्कृति। तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे भूत और तुम्हारे वर्तमान के बारे में ये तुम्हारे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि सभ्यता, समाज और संस्कृति तुम्हारे अंदर है तो तुम एक नैतिक व्यक्ति हो, अगर नहीं हो तो तुम एक नैतिक व्यक्ति नहीं हो। हालांकि ये बुक में नहीं दिया गया, लेकिन हम बुक से चलेंगे और अपने वर्डों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिएगा अंत तक, आपको समझ में आएगा। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं महात्मा गांधी जी तो कुछ महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि इंडिया एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड इंडिया है, यानी कि वो सभ्यता, समाज और संस्कृति को लेकर चलने वाले व्यक्ति। ऐसे इंडिया जो सभ्यता, समाज और संस्कृति को लेकर जाने वाला, साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति, साथ लेकर चलने वाला कंट्री को, उसे हम बोलेंगे सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक और मृत्यु तक लेकर जाने वाली क्रियाओं को सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि तुम समझते होंगे कि एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज कौन थे? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कौन था? तो होमो सेपियंस एक बंदर, जैसे आज के जमाने में तुम्हारा एक चिंपांजी होता है। चिंपांजी क्या है? तो चिंपांजी एक बंदर है। उसी बंदर के द्वारा हम लोग बने, उसी बंदर के द्वारा हम लोग प्रज्वलित हुए। तो हम बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन मतलब कि ग्रोथ। यहाँ बोला गया है सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन चल रहा है, इंडिया में जो ग्रोथ चल रही है, वो कैसे चल रही है? अलग कंट्री के द्वारा। मान लो ये रहा यूरोप, और ये रहा इंडिया। चलो मानो ना, लग रहा है कुत्ता बिल्ली, बट मानने में क्या है? ये है इंडिया और ये है यूरोप। तो इसकी और इसकी यूरोप नहीं मानता, हाँ यूरोप ही मानता। इसकी और इसकी सिविलाइजेशन बहुत ही अलग है। कैसे? तुम समझो। यूरोप में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ बहुत पहले बन चुकी हैं, इंडिया से भी पहले यहाँ बन चुकी है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पहले ही बन चुकी है। बिल्डिंग्स, कार्स, हाइब्रिड कार्स, वाटर कार्स, ड्रोन, मोटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन चुकी है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में कुछ बना नहीं बना। आज से अगर हम चले 100 साल पीछे, यानी कि 1830 तक में, और 2026 अगर हम चलेंगे तो कितनी बदलाव इंडिया में हुई होगी तुम देख सकते हो। इसमें और इसमें बहुत फर्क आ सकता है। 1830 में इंडिया गोल्ड कहलाता, इंडिया एक सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसमें हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने हाथों के जरिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे, ऐसे ऐसे कलाएं करते थे जिसको यूरोप वाले लोग कभी हासिल भी नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास ऐसे एक टैलेंट थे, हमारे पास ऐसी एक सभ्यता और एक ऐसी स्किल्स थी जो इस इंडिया को सबसे आगे और सबसे वर्ल्ड नंबर पर लगाने वाला स्किल्स होने वाले थे। लेकिन यूरोप में था, बट उसमें ज़्यादातर काम मशीनों से किया जा रहा था। यानी कि जब ये 1830 में था, तो इसमें इवोल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए हम मशीनों के जरिए काम पर लाए। यहाँ पर मशीन आएगा, लेकिन यहाँ पर स्किल्स आएगा। देखते चलना है। वहाँ पहले मशीन बना, अब यहाँ पहले स्किल्स बना। वहाँ मशीन बना तब जाकर टैलेंट बना, और यहाँ स्किल्स बना
तब जाकर कुछ और आगे बढ़ो। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारे दिमाग एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने वांट्स को चाहता हमेशा है, हमेशा चाहता है। अगर हम उसे पूरा भी कर दे तब भी चाहेगा कि हमें और भी कुछ मिले। जस्ट एग्जाम्पल तुम समझो कि जब ब्रिटिश यहाँ आया था तो उसने बहुत सारी चीज़ें ली, इंडिया को इतना लूटा कि वो लुटते लुटते लुटा गया, यानी कि ब्रिटिश ही लुटा गया। उसने कहा था कि इंडिया हमारे लिए गोल्ड है, इंडिया एक सोने की चिड़िया है, इंडिया को अगर हमने लूटा तो हम राजा बन सकते हैं। इंडिया को उसने लूटा, बट उसका एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमारे पास और गोल्ड है, हमारे पास इतना गोल्ड है, हमारे पास इतना सिल्वर से जो इसके सामने खत्म ही नहीं हो सकता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इंडिया में इतना गोल्ड है और उसको ये पता है, लेकिन उसकी चाहत इससे खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि इसके पास इतने सारे काम है, इसके पास गोल्ड है, इसके पास मसाला है, इसके पास वैसे विधियां हैं, वैसे आयुर्वेदिक सामान है जो इसके पास नहीं है। तो उसके पास एक लालच है। लालच किस चीज़ का? कि इसके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें मिले। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लालच है ये हमेशा ख़त्म नहीं हो सकती, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो अपने देश में ही क्यों ना हो, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसका मतलब माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। जैसे तुम समझते हो कि ये पिंजरा, इस पिंजरे में अगर पंछी होगा तो इस पंछी को यह समझ नहीं आएगा कि पिंजरे में है या फिर आसमान में, तो ये छटपटाएगा, इधर उधर उड़ेगा, इधर उधर जाएगा, इधर उधर लड़ेगा, इधर उधर बढ़ेगा, लेकिन वो कभी शांत नहीं बैठेगा। जस्ट एग्जाम्पल वो इसने हमें लोग को दिया था। महात्मा गांधी जी ने हमें बोला था कि माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, यानी कि तुम्हारा दिमाग कभी थकने वाला नहीं है, वो तुम्हें कभी ना कभी ऐसे चीज़ों को प्रभावित करेगा कि तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें उसको चाहिए ही चाहिए, हमें वो चाहिए ही चाहिए, वो ऐसे तुम्हारे मन में पैदा करेगा। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। फिर बोला गया कि इंडिया में कोई व्यक्ति गरीब हो तो खुश हो ऐसा नहीं है, अमीर हो तो खुश हो ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीबी और अमीरी की परत होती है लेकिन खुशी की परत नहीं होती है। जस्ट एग्जाम्पल तुम ऐसा समझो, अगर तुम अमीर हो और तुम खुशी नहीं हो तो वो खुशी तुम्हारी अमीरी नहीं दे रही है, और अगर तुम गरीब हो और तुम खुश हो तुम्हारा सारा जीवन खुशी रहेगा। जस्ट एग्जाम्पल समझते हैं कैसे? मान लो ये एक आदमी, इसके पास बहुत सारे चीज़ें, और ये क्या आदमी है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, ये रिच है और ये पुअर, उल्टा लिख दिया गया, ठीक है, पुअर डिप्लोमा। ये पुअर है और ये रिच है, हाँ ये पुअर है और ये रिच है। तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि अगर इसके पास पैसा होगा और मन की शांति नहीं होगी तो ये क्या ये कभी हैप्पी रह सकता है? क्या ये कभी हैप्पी होगा? क्या ये कभी खुश रहेगा? नहीं, कभी नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके पास दुनिया भर की टेंशन होगी। हमारे कंपनी को चलाना है, हमारे मैनेजर को पैसे देने हैं, हमारे सैलरी देनी है, हमें वो सारी चीज़ें देनी है, एम्प्लॉय को बहुत सारी चीज़ें देनी है। अगर उसके पास कुछ कभी हुई तो ये खुशी नहीं देगी, लेकिन ये खुश रह सकता है क्योंकि इसके पास कुछ टेंशन ही नहीं है, अब वो खुश है। तुम ज़्यादातर देखोगे आदमी को, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो अमीर लोग हमेशा दुखी रहते हैं लेकिन गरीब लोग हमेशा खुश रहते हैं। ये प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है, क्योंकि स्ट्रेस उसके पास नहीं है, खुश है, खाना मिल रहा है, खाना खा रहे हैं, आराम चल रहा है, ठीक है। फिर बोला गया कि चाइना, यूरोप और तुम्हारा इंडिया, ये तीनों कंट्री को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? चलो निकालते हैं।
इंडिया, ठीक है, मान लो इसके बगल में हो जाएगा चाइना, ठीक है, और इसके बगल में हो जाएगा यूरोप। ये है इंडिया, ये है चाइना और ये है यूरोप। हमारे गांधी जी ने इन तीनों के बीच में कंपेयर किया कि चाइना भी ब्रिटिश का गुलाम, लेकिन उसने अपने परिस्थिति को ऐसे संभाला जिस तरह से हमारा इंडिया कभी कर ही नहीं सकता। उसने जब आज़ादी मिला, उसको जब आज़ादी मिला तो उसने पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, लेकिन इंडिया क्या किया, वो अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को मजबूत किया। हाँ, सही बात है एक टाइम के लिए कि उसके पास खाने का सामान नहीं था, तो वो अपने एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहा था। ठीक है, मानते हैं एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसको एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, और एजुकेशन होगा तो तुम्हारा कंट्री भी ग्रो करेगा। समय से याद रखना, ठीक है। यूरोप मानता है कि जो हम पहले थे, हम भी पहले एक होमो सेपियन थे, हम भी पहले सिविलाइज व्यक्ति थे, हम भी एक आदमी थे, लेकिन अब यूरोप एक मशीन की दुनिया बन चुकी है। यहाँ पर जितनी भी काम होती है सब मशीनों से की जाती है। तुम देखोगे जब भी जाकर फैक्ट्री में, वहाँ पर मशीन लगी हुई है, मशीनों से काम करवाए जाएंगे, इंसानों का नाम और निशान है। यहाँ जो चीज़ें हैं वह मशीनों की है, और यहाँ के जो लोग होंगे कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ अपनी हेल्थ के बारे में सोची नहीं जाती, जहाँ वर्कलोड नहीं होता है, वहाँ कभी खुश नहीं होता है। और वही इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और चाइना इसके मामले में बहुत आगे होता है। चाइना अपने बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया है इस बुक के द्वारा कि इसमें किया क्या गया है और कहा क्या गया है। लेकिन हमें तुम ये बताओ कि इसमें अंदर क्या है? दोनों तो ब्रिटिश से ही बंधे हुए थे, दोनों तो ब्रिटिश के राज में ही चल बसे थे, बता सकते हो? मतलब ये दोनों तो ब्रिटिश के ही शासन में थे ना, तो ये इसमें और इसमें इतना फर्क कैसे हो गया? तो बताना कि ये एजुकेशन में काम किया, देखिए एग्रीकल्चर में काम किया, इसलिए इसमें और इसमें इतना फर्क है। क्योंकि जब एजुकेशन बढ़ेगी तो हमारी माइंड पावर बढ़ेगी, लेकिन इसमें एजुकेशन को नहीं, एग्रीकल्चर को ध्यान दिया तो इसकी वेल्थ पावर बढ़ेगी। और अभी के मामले में चाइना इज द वर्ल्ड फेमस ऑफ मैन, इंडिया इज द लोएस्ट कंट्री ऑफ दिस। तो आज की चैप्टर हमारी यही समाप्त होती है कि इंडिया और महात्मा गांधी के बीच में क्या संबंध था। महात्मा गांधी जी इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी इंडिया के बारे में बोलते हैं कि सिविलाइजेशन हमारे एंसेस्टर के द्वारा दी गई है, हमारे पूर्वज के द्वारा दी गई है। हमारे पूर्वज ये जानते थे कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, जब हम गरीब होंगे तो भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो खुशी मिलती है वो हमारे दिमाग से मिलती है। तो उन लोगों ने हमारे लिए एक चीज़ छोड़ी, शांति, मन की शांति। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया हमारे मन की शांति को चुना, जो हमारे पूर्वज थे वो मन की शांति चुनी है, न कि मशीन। हालांकि वो भी मशीन बना सकते थे। तुमने कई जगहों पे देखा होगा कि इंडिया इज मोर पावरफुल कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें हुए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जो कभी हो नहीं सकते थे, जो कभी होने वाली चीज़ें नहीं थी। तो हम बोलेंगे इंडिया इज सिविलाइज्ड बट इट इज़ नॉट सिविलाइज्ड। इंडिया सिविलाइज है क्योंकि वो अभी नहीं है, पहले था, क्योंकि पहले के पूर्वज हमारे द्वारा काम किया जाता था। पहले के पूर्वज हमारे हैंडमेड यानी कि खुद के स्किल्स के ऊपर काम करते थे, खुद से काम करते थे, मशीनों से काम नहीं करवाते थे। और यही बोला गया है जब
हमारे जो पूर्वज थे उसमें बोलते थे कि अगर हमने मशीन बनाना शुरू किया तो उस मशीन को हम चलाते चलाते उस मशीन पर डिपेंड हो जाएंगे और उसी मशीन से हम अपना सारा काम करवाएंगे, हम अपने काम को कुछ नहीं कर सकते। और ये असल में हुआ है। जब हमारे पूर्वज गए तो हम लोगों ने अपने मशीन को डेवलप किया और डेवलप करते 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 इतना डेवलप कर दिया कि अब हम लोग सारे काम मशीन पर करते हैं। जैसे ये वीडियो मशीन पे चल रही है, मोबाइल है, लैंप है, पंखा है, ये हमारा लाइट है, सारे के सारे मशीन पे काम कर रही है। तुम्हारे पर्सनल स्किल्स काम नहीं आ रही है, तुम्हारी बॉडी हेल्थ काम नहीं आ रही है। इसलिए बोला गया है कि सिविलाइजेशन इज बट इट इज नॉट सिविलाइज्ड। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बाय बाय।